हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं काव्यांग यानी काव्य के अंग। रस, छंद और अलंकार काव्य के अंग हैं। जिस तरह से रस काव्य की आत्मा है, ठीक उसी तरह से छंद काव्य के वस्त्र हैं। तो चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम छंद को समझते हैं। छंद की ट्रिक वाली वीडियो तो हम बाद में बनाएंगे, लेकिन आज उसका हम बेस देखते हैं। ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग करना है सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसका हमारा टॉपिक है छंद। छंद शब्द, जो छंद शब्द है, ये छद धातु से बना है। छंद का अर्थ क्या है? आह्लादित करना या प्रसन्न करना। क्या है? आह्लादित करना, प्रसन्न करना। ये तो देखा हमने इसका अर्थ। अब देखते हैं छंद की उत्पत्ति। ऋग्वेद में छंद की उत्पत्ति ईश्वर से मानी गई है। ऋग्वेद की रचना किस समय हुई थी? वैदिक संस्कृत में, वैदिक काल में। तो वैदिक काल में जब ऋग्वेद की रचना हुई तो ऋग्वेद में छंद की उत्पत्ति मानी गई ईश्वर से। उसके बाद वैदिक काल के बाद आता है लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत में छंदों का जन्मदाता वाल्मीकि को माना गया। ठीक, उसके बाद आचार्य पिंगल ने छंद सूत्र में छंद का सुसंबद्ध वर्णन किया है। किसने किया है? आचार्य पिंगल ने। इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। क्यों माना जाता है छंद सूत्र को? क्योंकि इसमें आचार्य पिंगल ने बहुत ही सुसंबद्धित तरीके से इसका वर्णन किया है। और इसी कारण जो आचार्य पिंगल हैं, इनको छंद का प्रणेता भी माना जाता है। ठीक, छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। देखिए, आचार्य पिंगल ने छंद सूत्र में छंद का सुसंबद्ध वर्णन किया, जिस कारण छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। और इसके प्रणेता कौन है? आचार्य पिंगल। वहीं अगर उससे आगे आएँ तो हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति, जो हमारे हिंदी साहित्य है, उसमें छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति है केशव दास द्वारा रचित छंदमाला। ये तो हमारी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत की हो गई। ठीक है, लेकिन जो हिंदी साहित्य है उसमें क्या है प्रथम कृति? छंदमाला, जो कि केशव दास ने लिखी है। छंद है क्या? छंद है जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है, उसे छंद कहते हैं। अगर कोई पद्य रचना है, ठीक, उसमें मात्राएं और वर्ण, उनकी विशेष व्यवस्था है, संगीतात्मक लय और गति है, ठीक है ना, उसे छंद कहते हैं। इसी कारण छंद को काव्य के वस्त्र बताया गया है। छंद वर्ण पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? वर्ण पर। देखिए, वर्ण मात्रा और वर्ण मात्रा, जो वर्ण पर आधारित हैं उन्हें वार्णिक छंद, और मात्राएं वर्णों पर ही होती हैं तो वार्णिक छंद, और वर्ण मात्रा जिसमें वर्ण भी हो और मात्रा भी हो वो मुक्त छंद होते हैं। अब हम देखते हैं छंद के अंग। छंद के 8 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 8। चरण या पद, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक और गण। इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है चरण या पद। छंद कुछ पंक्तियों का समूह होता है। जो छंद होता है वो कुछ पंक्तियों का समूह होता है, और प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण होते हैं या मात्राएं होती हैं। इन्हीं पंक्तियों को चरण या पद कहते हैं। ठीक, प्रथम व चरण, जो प्रथम पद होता है और तृतीय पद होता है या चरण होता है, उसे कहते हैं विषम, और जो द्वितीय एवं चतुर्थ चरण होता है उसे कहते हैं सम। ठीक, देखिए, इससे ही पता कर सकते हैं हम 1 और 3, ये क्या है? ये विषम संख्याएं हैं जो हम गणित में पढ़ते हैं, है ना। और 2 और 4, ये क्या है? ये हमारी सम संख्याएं हैं। तो उसी तरह से प्रथम और तृतीय चरण विषम होता है और द्वितीय व चतुर्थ सम होता है। ठीक, अब चलते हैं वर्ण। वर्ण क्या है? ध्वनि की मूल इकाई है वर्ण। ध्वनि की मूल इकाई क्या है? वर्ण। छंद शास्त्र में जो वर्ण हैं लघु और गुरु हैं। लघु और गुरु। वर्णों की गिनती वार्णिक छंदों में की जाती है। देखिए, जो वर्ण हैं उनकी गिनती वार्णिक छंदों में की जाती है। अब है मात्रा। मात्रा क्या है? जो वर्णों के उच्चारण में समय लगता है वो समय क्या है? मात्रा, यानी वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय। लघु की मात्रा 1 होती है और उसका चिन्ह होता है ये, और गुरु वर्ण की मात्रा 2 होती है और उसका चिन्ह क्या है? ये।
ठीक, मात्राओं की गिनती मात्रिक छंद में की जाती है। जिस तरह से वर्णों की गिनती वार्णिक छंदों में की जाती है, उसी तरह से मात्राओं की गिनती मात्रिक छंद में की जाती है। आगे देखते हैं। क्रम, वर्ण या मात्रा की व्यवस्था। जैसे ये देखिए, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, ये वर्ण और मात्रा की व्यवस्था है। ठीक, ये दोहा है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे कर दें, चित्रकूट चित चारु राम कथा मंदाकिनी, तो ये व्यवस्था बदल जाएगी, बिल्कुल अलग हो जाएगी, है ना। क्या बन जाएगा? सोरठा बन जाएगी और इसका सारा क्रम बिगड़ जाएगा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। यति, यति का मतलब होता है विराम। यति यानी कि रुकना, जहाँ सांस लेने के लिए आप रुकते हो। ठीक, जहाँ सांस लेने के लिए आप रुकते हो वहाँ यति होती है, और प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। जैसे इसी को देख लीजिए, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकना हुआ, थोड़ा सा, है ना, तो यहाँ पर क्या है? यति है। गति, गति क्या होती है? गति का मतलब होता है लय। छंदों को पढ़ते समय मात्राओं के लघु या दीर्घ होने के कारण जो विशेष स्वर लहरी उत्पन्न होती है, उसे ही गति या लय कहते हैं। जो छंदों को पढ़ते समय विशेष स्वर होता है वही गति है। आगे है तुक, छंद के प्रत्येक चरण के अंत में, छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं। ठीक, जिस छंद में तुक मिलता है उसे तुकांत, और न मिले तो अतुकांत। तुक क्या होता है? देखिए, हमको बहुत ही भाती हिंदी, हमको बहुत है प्यारी हिंदी, इसे कहेंगे हम। ये जो हिंदी, द, दी, दी, ये जो दीदी आ रहा है, ये क्या है? ये है तुक। क्या है? तुक। जो अंत में स्वर व्यंजन जो आ रहे हैं उसे क्या कहेंगे? तुक। लेकिन जिस छंद में तुक मिले तो तुकांत होता है। जैसे हिंदी दी, हिंदी दी, इसमें तुक मिल रहा है तो यहाँ तुकांत है। अगर यहाँ पर ये कुछ और होता, यहाँ पर हिंदी है, यहाँ प्यारी हो, यहाँ पर प्यारा होता, तो यहाँ अतुकांत होता। ठीक, अब है गढ़, तीन वर्णों का समूह, तीन वर्णों का समूह होता है गढ़। कितने वर्णों का? तीन वर्णों का। इनकी संख्या होती है 8। गढ़ कितने हैं? 8। देखिए, छंद के अंग भी 8 और गढ़ भी 8। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ भगड़ जगड़ नगड़ सगड़। इनको अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये हैं गढ़, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, ये 8 गढ़ हैं। इनके चिन्ह हैं ये। अब हम सूत्र देखते हैं जिससे आपको याद रहेंगे। इनके चिन्ह भी आपको उसी से याद रहेंगे। आपको क्या याद करना है? य माता राज भान सलगा। आप चाहे तो इसे एक साथ याद कर लें, चाहे इसे टुकड़ों में। य माता राज भान सलगा याद करना है, चाहे टुकड़ों में कर लीजिए, चाहे पूरा याद कर लीजिए। इसी से ये आपको पूरा याद हो जाएगा। जैसे य माता राज भान सलगा, तो य से यगड़, य से यगड़, म से मगड़, तसे तगड़, रसे रगड़, जसे जगड़, भसे भगड़, नसे नगड़ और ससे सगड़। बस हमें यहाँ तक लेना है। ठीक, अब इसका सूत्र कैसे फिट किया ये देखते हैं। इन्हीं से ये चिन्ह बन जाएंगी, ये जो मात्राएं हैं। देखिए, य माता, हमने 3 वर्ण ले लिए, य माता। ठीक, य माता। तो अब इसकी मात्राएं लगा लीजिए। य लघु है तो 1 मात्रा, माता ये क्या है? दीर्घ है तो 2 मात्रा। फिर आता है मगड़। ठीक, तो म से मातारा, हमने 3 ले लिए, मातारा, मातारा ले लिया। तो मातारा ये तीनों ही दीर्घ हैं तो यहाँ दीर्घ मात्रा। फिर आता है हमारा तगड़, त से तगड़, तो तारा ज, तारा ज, हमने फिर 3 वर्ड ले लिए। अब इसमें क्या है? तारा यानी दीर्घ और लघु। उसके बाद र, तो र राजभा, हमने क्या ले लिया? राजभा। इसी तरह से ये दीर्घ, ये लघु और ये दीर्घ। उसी से आगे हम लेते जाते हैं। जगड़ भगड़ यहाँ तक ले लिया। भानस, भानस की ये मात्राएं हो गई। अब हमने ले लिया सलगा, क्या ले लिया? स से सलगा ले लिया, पूरा सलगा ले लिया। तो स और ल ये तो लघु और ये गा यानी दीर्घ। इस तरह से ये सूत्र है। सूत्र से ही ये जो चिन्ह हैं ये हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाते हैं। अब क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में तो कैसे बनेगा? मगड़, मगड़ में कितनी मात्राएं होती हैं? मगड़ में कितनी मात्राएं होती हैं? तो क्या होगा? 1 2 3, ऐसे थोड़ी ना 3 मात्राएं नहीं कह सकते हम। क्या कहेंगे?
1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये 2 मात्राएं हैं, है ना, माँ तारा, ये इसका सूत्र है। आपको ये याद होगा तभी ये आप कह सकेंगे कि इसमें मगड़ में 6 मात्राएं होती हैं। मगड़ में कितनी मात्राएं होती हैं? 6 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से छंद के कितने अंग थे? 8 थे। चरण या पाद, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक और गण। अब हम देखते हैं छंद के भेद। छंद के 2 भेद होते हैं मुख्य रूप से, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। जो वर्णिक छंद होते हैं इनकी रचना का आधार होता है वर्णों की गणना। इसमें वर्णों की गणना की जाती है। मात्रिक छंद में क्या होता है? इन छंदों की गणना का आधार होता है मात्राओं की गणना। ठीक। अब जो ये वर्णिक छंद हैं ये 2 तरह के हैं, एक तो साधारण और दंडक। साधारण और दंडक। जिन वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या 26 तक होती है, यानी 26 वर्ण होते हैं, वे तो साधारण कहे जाते हैं। और जिन छंदों में वर्णों की संख्या 26 से अधिक होती है, 26 से अधिक होती है, वे दंडक वर्ण कहे जाते हैं। जैसे घनाक्षरी, जो घनाक्षरी है ये वर्णिक छंद है और ये दंडक में आता है, क्योंकि इसमें 31 वर्ण हैं, यानी 26 से अधिक वर्ण हैं, इसीलिए ये दंडक में आता है। ये जो वर्णिक छंद हैं ये गढ़बद्ध नहीं होते। गढ़बद्ध क्यों नहीं होते? गढ़बद्ध होते हैं। जो वर्णिक छंद हैं ये गढ़बद्ध होते हैं क्योंकि वर्णों की गणना की जाती है। और जो मात्रिक छंद हैं ये गढ़बद्ध नहीं होते क्योंकि इनमें मात्राओं यानी लघु और गुरु की गणना की जाती है। आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना होती है और मात्रिक छंदों में मात्राओं की। मात्रिक छंदों में लघु और गुरु ये मात्राएं गिनी जाती हैं और वर्णिक छंदों में वर्ण गिने जाते हैं। अब देखते हैं लघु मात्रा कहाँ लगाएंगे और गुरु की मात्रा कहाँ लगाएंगे। अ ए ओ और चंद्रबिंदी। ठीक। साथ में ये जो आगत स्वर था हमारा ओ, ये इनकी मात्रा कैसी लगेगी? लघु। उसके बाद आ ई उ रे ए ऐ ओ औ। साथ में अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण जो होगा उसकी मात्राएं हम लगाएंगे गुरु। एक और चीज़, जो संयुक्त वर्ण हैं उनकी मात्राएं तो हम 1 लगाएंगे, लेकिन संयुक्त वर्ण से पूर्व का लघु वर्ण भी गुरु गिना जाएगा। देख लेते हैं। जैसे ये राम है। ठीक। राम है, अगर ये वर्णिक छंद है तो हम क्या करेंगे? 1 और 2, हमने कितनी क्या गिना? 2 वर्ण हैं इसमें। लेकिन वहीं अगर मात्रिक छंद में हो तो मात्रिक में क्या करेंगे? हम इनकी मात्राएं गिनेंगे। तो रा, तो इसकी आ की इसकी 2 मात्राएं हो गई और म की 1, इस तरह से इसकी मात्रा कितनी हुई? 3। जिस वर्ण में स्वर लगा हो उसी की गणना करेंगे हम। जिस वर्ण में स्वर लगा हो, जैसे क, का, की, इनकी हम गणना करेंगे। क की गणना क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें अ स्वर लगा हुआ है। का की गणना क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें आ स्वर लगा हुआ है। की गणना क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें ई स्वर लगा हुआ है। ठीक। श्याम, जैसे अभी बताया था, जो संयुक्त वर्ण होगा उसकी गणना हम लघु में करेंगे, लेकिन वो मात्रिक छंद में। यहाँ वर्णिक छंद की बात हो रही है तो श्याम, तो देखिए श्याम में क्या है? जिस वर्ण में स्वर लगा हो उसी की गणना करनी है। तो इसमें स्वर है तो हमने यहाँ गणना कर ली। अब ये है श्याम, तो इसमें अगर पूछा जाए कि कितने वर्ण हैं तो क्या बोलेंगे हम? 2, क्योंकि ये जो श है इसमें क्या है? इसमें स्वर नहीं लगा हुआ, तो हम इसकी गणना नहीं करेंगे, बस इन दोनों की गणना करेंगे। ठीक। अगर यही बात आती है मात्रिक छंद की, तो मात्रिक में देखते हैं जो संयुक्त व्यंजन होते हैं प्र, श, इनकी मात्राएं 1 लगती हैं। ठीक है। उसके बाद संयुक्त वर्ण से पहले, जो संयुक्त वर्ण है उससे पहले लघु वर्ण भी होता है तो वो गुरु में गिना जाएगा। जैसे निरंतर, तो ये क्या है? लघु की मात्रा हो गई। रंतर, तो ये क्या है? हमारा संयुक्त व्यंजन है, तो इसकी तो क्या रहेगी? लघु ही रहेगी। लेकिन इससे पहले जो है ये क्या हो जाएगा? गुरु। क्या हो जाएगा? गुरु। उसी तरह से सुंदर, ये क्या है? ओ, तो ओ किस में जाएगा? लघु में। ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है इसीलिए इससे पहले का वर्ण क्या होगा? गुरु बन जाएगा। तो ये गुरु और ये लघु। क्लियर है? इस तरह से आज हमने छंदों का बेस देखा और इसी बेस के आधार पर कल हम देखेंगे विभिन्न छंदों का परिचय प्राप्त करेंगे। अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें।
और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।